हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे साइंस की एक वीडियो शेयर की थी, जो कि 2 घंटे की मैराथन वीडियो थी, जो कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की है। तो देखिए, उसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 साइंस के अंदर जो हमें पैडागोजी का सेक्शन पूछा जाता है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ आप लोगों के सिलेबस के एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसके क्वेश्चंस भी हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे साइंस की पैडागोजी को सॉल्व करते हुए दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और इसी तरीके से सोशल साइंस की पैडागोजी में मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 2 घंटे की मैराथन आप लोगों के साथ साइंस की शेयर की है। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो आपकी मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डाल दूंगी, जिसमें जितनी भी मैराथन हुई है वे सभी यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए, आज की ये सिंगल वीडियो आपकी साइंस की जो पैडागोजी होती है इस पे ये डेडिकेटेड होने वाली है। तो देखिए, अगर हम सीटेट की परीक्षा में पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपसे साइंस जो है वो 30 अंकों का पूछा जाता है। और अगर हम पैडागोजी सेक्शन की बात करें तो पैडागोजी के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका 50-50% नहीं होता पेपर 1 की तरह। यहाँ पर आपका 20 नंबर तो आपकी एनसीईआरटी का कंटेंट पूछा जाएगा, जबकि 10 नंबर की आपकी पैडागोजी पूछी जाती है। बट कहीं ना कहीं किसी भी हम एग्जाम की बात करें तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, साइंस की पैडागोजी के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है और साइंस की पैडागोजी के अंदर कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम साइंस की पैडागोजी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, साइंस का नेचर क्या है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, इसके आपके लक्षण यानी कि इसके कैरेक्टर क्या है, सब कुछ बेसिक से हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कई बारी आपके नेचर से संबंधित क्वेश्चन यानी कि विज्ञान की प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो साइंस आपका शब्द है, ये जो आपका विज्ञान शब्द है, ये कहां से आया है। ये एक लैटिन शब्द जो कि आपका साइंटिया है, साइंटिया शब्द से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, टू नो। अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे साइंस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भी लैटिन वर्ड इसमें। अब देखिए, आपको सबसे पहले बेसिक ये पता होना चाहिए कि साइंस जो वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है जो कि आपका क्या है, साइंटिया, इससे ये डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, टू नो। अगर हम किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जानना चाहेंगे तो इसके लिए हम साइंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, साइंस को अगर हम डिफाइन करें तो साइंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रू फैक्ट। यानी कि साइंस के अंदर यानी कि विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपके सत्य तथ्य होते हैं ये वो हम एक साथ यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन है आपका ट्रू फैक्ट्स का, इसमें आपका कोई भी चीज रट के या फिर कोई भी आपका मीनिंगलेस चीजें हम इकट्ठा नहीं करते। ये एक तरीके से कलेक्शन माना जाता है जो कि ट्रू फैक्ट यानी कि जो आपके सत्य तथ्य होते हैं इन पे ये आधारित होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, साइंस की यानी कि आपके विज्ञान का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, साइंस किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले साइंस में अगर आप कोई नई चीज डिस्कवरी कर रहे हो, किसी के बारे में जान रहे हो, तो आपको यहाँ पे तार्किक होना पड़ेगा। यानी कि कैसा होना पड़ेगा, आपको लॉजिकली उस चीज के बारे में यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अगर आप लॉजिकली किसी चीज के बारे में नहीं सोचते तो आप उसके बारे में डिटेल नहीं जान पाएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये आपका सह संबंध रखता है, यानी कि को रिलेटेड होता है। अब आप कहेंगे को रिलेटेड किस किस से होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए को रिलेटेड होता है ये आपका सब्जेक्ट से। यानी कि कहीं ना कहीं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। जो आपका फिजिक्स है, जो आपका केमिस्ट्री है, जो आपका बायोलॉजी है, वो आपस में कोरिलेट करता है, और ये साथ ही साथ कोरिलेट करता है हमारी लाइफ के साथ। तो देखिए, ये आपका रिलेशन लगता है आपस में सब्जेक्ट्स के साथ भी, और हमारी लाइफ से भी ये कोरिलेट करता है। हम ऐसी कोई भी चीजें साइंस में नहीं पढ़ाते जिसका कोई भी अर्थ ना निकले, तो यहाँ पे मीनिंगफुल चीजों की यहाँ पे स्टडी की जाती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि विज्ञान क्या है, एक तरीके से इंटेलेक्चुअल गेम है, यानी कि एक तरीके से बौद्धिक खेल है। अब आप कहेंगे बौद्धिक खेल कैसे
से कि अगर आप यहाँ पे अपने कोग्निशन संज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप किसी चीज के बारे में अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आपको इस चीज का ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बता रखा है, विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, खोज करते हैं, हम डिस्कवरी करते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग की जाती है। इस तरीके से हमें पढ़ाना भी चाहिए और इस तरीके से बच्चा पढ़ता भी है। और इसके लिए सबसे बढ़िया है कि हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपनाएं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रचनावादी उपागम, जिसमें हम कोई नई चीज हम बच्चे को यहाँ पे खोजना सिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे साइंस के, विज्ञान के कैरेक्टर यानी कि लक्षण की बात करूं तो देखिए ये कैसा है, एक सिस्टमैटिक यानी कि एक व्यवस्थित यहाँ पे एक विषय माना जाता है। सिस्टमैटिक मतलब हर चीज यहाँ पे सिस्टम के साथ चलती है, हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक है और हम इसी तरीके से क्लासरूम में बच्चे को चीजें पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि साइंस क्या है, साइंस यहाँ पे आपके फैक्ट पे बिलीव करता है, बिना किसी तथ्य के आप किसी चीज को यहाँ पे एक तरीके से मान नहीं लेते कि ऐसा होता है, ऐसा करना है। अब आपको कोई फैक्ट या फिर आपको कोई यहाँ पे प्रूफ ना मिले तो हम यहाँ पे साइंटिफिक वैल्यू को हम यहाँ पे बिलीव नहीं करते। इसके अलावा क्या है, साइंस क्या है, आपका गतिशील है यानी कि डायनेमिक है, ये आपका फिक्स नहीं है। आप नई नई डिस्कवरी करोगे तो पुरानी डिस्कवरी में कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशन दिखेगी। अगर आपने क्लास 9th की जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर पढ़ा है तो देखिए उसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या है, हम लोगों के सामने यहाँ पे थॉमसन मॉडल है। थॉमसन मॉडल के बाद क्या है, आप लोगों के सामने रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल के बाद आपके सामने बोहर्स मॉडल आया। तो देखिए एक थ्योरी निकलती है, उस थ्योरी के अंदर कुछ लिमिटेशन निकलते हैं, उसके बाद नई थ्योरी निकल जाती है। तो ये आपका कैसा माना जाता है, ये आपका डायनामिक माना जाता है। इसके अलावा क्या है कि आपको साइंस के लिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी यहाँ पे चीजें कर दें। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एम रखना पड़ता है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। तो एक प्लान एक्टिविटी मानी जाती है। बिना प्लानिंग के साइंस के अंदर चीजें नहीं होती। इसके अलावा क्या है, यह आपका अवॉइड करता है बायसनेस को यानी कि पक्षपात को। यहाँ पक्षपात नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा कि चीजें अगर प्रूफ हो जाए तो ये मान ली जाती है, अगर चीजें प्रूफ ना हो तो वो चीजें नहीं मानी जाती। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे साइंस का जो आपका नेचर है, विज्ञान की जो आपकी प्रकृति है और इसके जो लक्षण है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और इन सभी टॉपिक के जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हम लास्ट में करेंगे। तो देखिए पहले एक बार टॉपिक्स कर लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल जाए कि साइंस पेडागोजी के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं और ये सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप साइंस की पेडागोजी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर लेके आना है, यानी कि यहाँ पे हमें यहाँ पे वैज्ञानिक स्वरूप बच्चे के अंदर लेके आना है, तो इसके लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि क्या चीज आपके एक तरीके से घटक का काम करती है, क्या यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं साइंटिफिक टेम्पर का, अगर हमें बच्चे के अंदर डेवलप करने हैं, ये हमें पता होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको आपके स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड लेके आना है, यानी कि आप अगर सोचते हैं कि आपके जो स्टूडेंट है वो एक डिस्कवरी लर्निंग करे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों में ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, यानी कि बच्चा खुली सोच रखे, यानी कि किसी भी चीज के बारे में एक से ज्यादा मल्टीपल सोल्यूशन निकालना, या फिर ये चीज आई तो कैसे आई, इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके का माइंडसेट बच्चे के अंदर हमें डेवलप करना होगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है आपका स्पेक्ट्रलिज्म। स्पेक्ट्रलिज्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो टर्म है, ये टर्म आपका यहाँ पे डाउट के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर मैं आपको क्लास में कुछ बता रही हूं और डायरेक्टली आप उस चीज को मान रहे हैं तो इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड या साइंटिफिक टेम्पर तो डेवलप होगा नहीं। तो देखिए अगर आपके मन में कोई ना कोई डाउट होगा कि ये चीज आया तो कैसे आया, तब जाके आप उसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करोगे। तो हमें इस तरीके की थिंकिंग, यानी कि डाउटफुल, अब आप कहेंगे डाउट क्रिएट करना तो बेकार है, डाउट क्रिएट करना यहाँ सही है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज में डाउट होगा तभी आप उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहोगे, और अगर आप और डिटेल में जानना चाहोगे तब आप
आपको उसकी बारीकी यहाँ पे पता चलेगी। तो इस तरीके का एटीट्यूड आपको डेवलप करना है। इसके अलावा हम लोगों को बच्चे के अंदर जो अपसारी चिंतन होता है, यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है या फिर आप कह लीजिए जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, वो डेवलप करना है, जिससे क्या होगा कि बच्चा किसी भी समस्या का एक से ज्यादा समाधान यहाँ पे खोजने के लिए ये सोचने लग जाएगा। तो ये आपके कंपोनेंट माने जाते हैं, ये आपके घटक माने जाते हैं किसके, साइंटिफिक टेम्पर के, वैज्ञानिक स्वरूप के। आई होप आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि देखिए साइंस की जो वीडियो का कंटेंट है वो वैसे भी कम होता है और साइंस पैडागोजी तो और ज्यादा कम मिलती है। तो देखिए अब एग्जाम आपका काफी पास है, कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने यहाँ पे एग्जाम डेट हम लोगों को नहीं पता, बट ये जो आप लोगों का डाउट है कि आपका पेपर कब होगा, तो दिसंबर जनवरी बोल रखा है, तो इसी टाइम में पेपर होगा और दिसंबर का आपका मिड चल रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ ये जो आपकी वीडियो है आपको पेपर 2 में बहुत मदद करने वाली है अगर आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक साइंटिफिक टीचिंग होगी, यानी कि जो लोकतांत्रिक वैज्ञानिक शिक्षण होगा वो किस तरीके से होगा, यानी कि किस तरीके का एनवायरमेंट होना चाहिए, किस तरीके की आपको टीचिंग करनी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक है सिलेबस जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है, और आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको एक लोकतांत्रिक यानी कि जो डेमोक्रेटिक अगर आपको थिंकिंग रखनी है तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आइडियाज को शेयर करना है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान आपके बीच में होना चाहिए। आपके और आपके स्टूडेंट्स के बीच में आइडियाज जो है वो शेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने बोला कि आज हम इस तरीके से करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से आपकी क्लास में टीचिंग हो। यहाँ पे आइडियाज जो है आपस में शेयर होनी चाहिए। अब देखिए इसके अलावा अगला है यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। आपको यहाँ पे जो विविधता होती है आपकी कक्षा में, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इसका आपको सम्मान करना है, इसका आपको रिस्पेक्ट करना है। इससे क्या होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण आपका तैयार होगा जिसमें आपकी जो क्लासरूम के बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से चीजें सीख रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है, जब आप अधिगम कराएं, जब आप लर्निंग कराएं, इस तरीके का ध्यान रखें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उत्तरदायित्व होते हैं, वे यहाँ पे क्या हो, वो यहाँ पे शेयर हो। अब जरूरी नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे टीचर की है या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बच्चों की है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पेयर ग्रुप में भी आपस में डिवाइड होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए, ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों में कोलैबोरेशन यानी कि इकट्ठा चीजें करने का जो एक एटीट्यूड है ये भी यहाँ पे डेवलप होगा। आई होप ये जो 2 टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए आगे भी यहाँ पे साइंस पेडागोजी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आते हैं, वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो करिकुलम, यहाँ पे हमारा जो पाठ्यक्रम यहाँ पे साइंस का तैयार किया जाता है वो किसको ध्यान में रख के तैयार किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जब हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी कि यहाँ पे हम वैज्ञानिक जांच जब हम करते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट के यहाँ पे करिकुलम की बात करूं यानी कि पाठ्यक्रम की बात करूं, तो देखिए पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सिलेबस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, हमारा सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ हमारी टीचिंग लर्निंग किस तरीके से होगी पूरे साल भर के अंदर। तो देखिए करिकुलम एक बहुत बड़ा आपका टॉपिक माना जाता है जो कि आपका यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी को करेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करिकुलम की बात करूं तो करिकुलम को यहाँ पे जो डिराइव किया गया है, इस वर्ड का मतलब ही टू रेस कोर्स है, यानी कि हम कोर्स को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो देखिए साइंस का जो करिकुलम होगा वो 3 एरिया को कवर करना चाहिए। एक वो चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट पे होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रू टू लाइफ यानी कि हमारे लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ ट्रू टू साइंस यानी कि इसके अंदर हमारे फैक्ट हो गए, इसके अंदर हमारे लॉजिक हो गए, इन सब चीजों को यहाँ पे कंटेन कर रहा हो। ऐसा ना हो कि चीजें यहाँ पे रट के बच्चे कर रहे हैं, बस डेफिनेशन यहाँ पे याद कर रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी साइंस का जो आपके चैप्टर्स होंगे वो इस तरीके से होने चाहिए कि अगर आप एक टॉपिक करा रहे हैं जैसे कि लाइट ट्रैवल इन अ
स्ट्रेट लाइन, अगर आपकी ये बता रहे हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो आपको नीचे उसका डे टू डे लाइफ का कोई एक एक्टिविटी करके दिखानी होगी। अगर आप लोगों ने 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी देखी है, वो भी इसी तरीके से बनी हुई है कि कोई भी हमें पहले फैक्ट दिया जाता है और उस फैक्ट से रिलेटेड हमें कई सारी एक्टिविटी करा के दिखाई गई है, क्योंकि हम लोगों को साइंस का यहाँ पे सिलेबस ही इस तरीके से डिजाइन करने को बोला गया है। इसके अलावा देखिए, जब हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं तो हमें कुछ वैधता यहाँ पे देखनी होती है, कुछ वैलिडिटी को यहाँ पे ध्यान रखना होता है, जो कि है जैसे कि कोग्निटिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रोसेस वैलिडिटी। यानी कि सबसे पहले संज्ञानात्मक वैधता, सामग्री वैधता और यहाँ पे प्रक्रिया वैधता, इनको ध्यान में रख के ही हम लोगों को विज्ञान का, साइंस का यहाँ पे करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जो है ये तैयार करना होता है। तो देखिए यहाँ पे कोग्निटिव वैलिडिटी यानी कि जो संज्ञानात्मक वैधता है, इसके अंदर क्या आएगा। अब देखिए, साइंस का सिलेबस इस तरीके से होना चाहिए कि वो बच्चों को समझ में आ सके। साइंस का सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो कि उनके लाइफ से कनेक्ट कर रहा हो। साइंस का सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट को बच्चों के अंदर प्रमोट करे। तो देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे का कोग्निशन, संज्ञान इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट यानी कि उसके अंदर, साइंस की बुक के अंदर कंटेंट कैसा होगा, सामग्री कैसे होगी, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि ऐसा ना हो कि एक 6th क्लास के बच्चे की बुक में यहाँ पे 8th क्लास का कंटेंट हम डाल रहे हैं। हमें एज के ध्यान में रख के ही हमें कंटेंट को तैयार करना है। और जो आपका कंटेंट होगा, जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन वगैरह ना बताएं, प्रीवियस चैप्टर से उसे लिंक करें, ताकि बच्चा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ यानी कि ये चीजें यहाँ पे सीखे, यानी कि सरल से यहाँ पे एक तरीके से कॉम्प्लेक्स चीजों को सीख रहा है, यहाँ पे जटिल चीजों को वो सीख रहा हो। अब देखिए, इसके अलावा अगला है प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस कैसा होना चाहिए, यहाँ पे साइंस के अंदर चीजें ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर लॉजिक लेके आए, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा लेके आए। इन सब चीजों का हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है जब हम साइंस का सिलेबस यहाँ पे, करिकुलम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि हम कवर करेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को यहाँ पे वैज्ञानिक जांच यानी कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट या फील्ड ट्रिप या विजिट करवा रहे हैं, जिसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने क्या क्या चीजें देखी हैं, उसके बारे में एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाओ, तो आप क्या करवाओगे। आप सबसे पहले देखोगे कि बच्चे ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, बच्चा जो अवलोकन करेगा उसको देखेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप है कि बच्चे ने क्या हाइपोथेसिस रखा, क्या परिकल्पना की। कुछ ना कुछ आपको हाइपोथेसिस रखना पड़ेगा जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम एम रखते हैं। तो देखिए, एम के बाद हम यहाँ पे एक तरीके से हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हम लोग ये ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे उस चीज को प्रूव करने के लिए जो हमने हाइपोथेसिस रखा हुआ है। इसके बाद हम जब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस रखा था वही आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया या नहीं आया, मतलब चेंज अलग अलग तो नहीं है। अगर आपका यहाँ पे हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना और प्रयोग जो है, दोनों के दोनों यहाँ पे सेम हो गए, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ पे एक जैसे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे कंक्लूजन यानी कि परिणाम यहाँ पे बता दोगे। जैसे कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम एक एम सेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है, पानी का पीएच जो है 7 है, वो आपको प्रूव करना है। तो आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको पहले ये आपने हाइपोथेसिस रख लिया 7 है, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके उसे एनालिसिस करोगे, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दोगे कि वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि वैज्ञानिक जांच यहाँ पे करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे एक इफेक्टिव सेशन लग रहा होगा कि आप लोग नई नई चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं। नई नई तो क्या, आप लोगों ने अपनी अगर तैयारी कर ली होगी तो ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो ये आपको वीडियो मदद कर रही होगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करते हैं। अब चलिए, इस स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों के साथ कई सारे टॉपिक यहाँ पे सम अप करूंगी जो कि आपके यहाँ पे सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ टीचिंग मेथड है। वैसे तो कई सारे टीचिंग मेथड है जो कि आपका यहाँ पे सीडीपी के अंदर पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे कुछ फिक्स टीचिंग मेथड है जो कि आपको विज्ञान की, साइंस की, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी के अंदर हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, जिसका सबसे कम यूज यहाँ पे साइंस के अंदर देखने को मिलता है।
व्याख्यान विधि जो है वो अपर प्राइमरी क्लासरूम में आपका ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी क्लासरूम में। बट कहते हैं कि इस मेथड का जितना कम हम यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और इससे ज़्यादा बेटर मेथड माना जाता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि व्याख्यान के साथ आप क्या करो, प्रदर्शन भी करो। अगर हम चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो बच्चा उसको देख के उसके बारे में सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्लांट के बारे में पढ़ाना है तो प्लांट को हम दिखा के उसको पढ़ाएंगे तो यहाँ पे उसके पार्ट्स के बारे में वो ज़्यादा डिटेल में समझ पाएगा। इसके अलावा अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण। अगर बच्चा किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, किसी चीज़ का यहाँ पे अवलोकन करता है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी कि मैंने ये देखा था। कहीं ना कहीं जो बच्चे सुनते हैं उससे ज़्यादा याद रखते हैं जब वो चीज़ें देख के कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ होता है। इसके अलावा लेबोरेटरी, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पे हमारा प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला के द्वारा यहाँ पे चीजें साइंस के अंदर पढ़ाई जाती है। तो देखिए ये तो हो गए कुछ मेथड जिनसे रिलेटेड आपके बहुत डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आते हैं, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगी, आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइंस के अंदर हमें नवीनीकरण करना है, यानी कि इनोवेशन करना है। अब देखिए इनोवेशन के लिए क्या है कि हम लोगों को बच्चों के अंदर वही साइंटिफिक टेम्पर लाना पड़ेगा, यानी कि बच्चे इसी तरीके से सोचें कि बच्चा कुछ नई चीज खोज सके। तो इसके लिए क्या करना है, बच्चों को यहाँ पे प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड से हमें यहाँ पे टीचिंग करनी है। बच्चों को बीच बीच में अलग अलग प्रोजेक्ट देने हैं ताकि बच्चा यहाँ पे चीज़ों को खोजना, बच्चा यहाँ पे चीज़ों को डिस्कवरी करना सीखे। इसके अलावा यहाँ पे एक और मेथड बता रखा है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी में क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर ये किया जाता है कि हम लोगों को एक जनरल आइडिया ये दिया जाता है कि इस मेथड की मदद से बच्चे के अंदर एक नेचुरल इंटरेस्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा, यानी कि एक प्राकृतिक रुचि बच्चे के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगला यहाँ पे देख सकते हैं अनुसंधान, जिसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब ही क्या होता है, ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसका मतलब होता है आई डिस्कवर, यानी कि मैंने कोई चीज खोजी। देखिए अगर आपके अंदर किसी चीज को करने का एक नेचुरल इंटरेस्ट है, यानी कि एक प्राकृतिक रुचि है, साथ ही साथ आप डिस्कवरी कर रहे हैं, आप नए नए प्रोजेक्ट में पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर इनोवेशन यानी कि कोई नई चीज को खोजने की जो एक तरीके से क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है, वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा देखिए कुछ और टॉपिक हैं जो कि आपका सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछे जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने कई बारी कवर किए हैं, तो ये शॉर्ट में मैं कवर कर रही हूँ। जैसे कि एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 क्या बोलता है कि हमें क्या कराना है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। और इसमें क्या करना है, हमें लर्निंग बाय डूइंग। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोगों को इस तरीके की लर्निंग कराओ जो कि उनके कनेक्ट हो फ्रॉम आउटसाइड लाइफ, बाहरी जीवन के साथ यहाँ पे जोड़ने वाली हमें शिक्षा बच्चे को देनी है। ये सारे पॉइंट हमें एनसीएफ 2005 के अंदर बोले, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए इवैल्यूएशन, यानी कि जो आपका मूल्यांकन होता है, इसकी हम बात करें तो इवैल्यूएशन का सबसे बेस्ट तरीका है सीसीई, यानी कि आपका कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। कंटिन्यूस यानी कि आपको रेगुलर मैनर में यहाँ पे असेसमेंट करना है। कंटिन्यूस के लिए यहाँ पर आपका ये आपको क्या करना है, दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका एफए, एक होता है एसए। एफए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपका एसए होता है समेटिव असेसमेंट। ये आपका जैसे कि आपके क्या हो गए, ये हो गए यूनिट टेस्ट, ये हो गए आपके एंड टर्म असेसमेंट यानी कि सालाना परीक्षा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये ऑलरेडी मैंने सीडीपी की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, बाकी सब्जेक्ट की वीडियो में भी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि आपको सारे एरिया को लेना है, बच्चे के मोरल डेवलपमेंट, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, हर तरीके के डेवलपमेंट को यहाँ पे काउंट करना। बच्चा कितना वैल्यू सीखा, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो सारी चीजें देखनी है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे इसके अंदर डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग का भी पूछा जाता है। डायग्नोस शब्द का मतलब क्या होता है, डायग्नोस शब्द का मतलब होता है जब हम कोई चीज फाइंड करते हैं। डायग्नोस का मतलब है कि ढूंढो, और रेमेडी का मतलब है उसको क्या करो, उपचार दो। रेमेडी का मतलब होता है उपचार देना, यानी कि एक तरीके से हम यहाँ पे एक तरीके से सल्यूशन उसे दे रहे हैं, एक तरीके से हम उसे हेल्प कर रहे हैं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सके। आई होप ये जो मैं आप लोगों के लिए साइंस पेडागोजी का कंटेंट लेके आई हूँ, आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब चलिए इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उनको भी जरा हम साथ में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वीडियो वाइंड अप हो जाएगी। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप लोगों ने वो 2 घंटे की वीडियो नहीं देखी,
साइंस का, जिसके अंदर मैंने कंटेंट कवर करने की कोशिश की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए अगर हम कंटेंट की बात करें या फिर क्वालिटी की बात करें, तो देखिए आप जितना पढ़ लो उतना कम होता है। वैसे तो आपको एनसीईआरटी करनी है, बट ये वीडियो आप लोगों के एनसीईआरटी के साथ साथ एक तरीके से गाइड के फॉर्म में मदद करेगी। अब चलिए आपके स्क्रीन में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, उस क्वेश्चन को हम साथ में डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये वीडियो वाइंड अप हो जाएगी। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ प्रश्नों को डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसकी हेल्प से हम लोगों की साइंस पेडागोजी का जो कंटेंट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, उसके अंदर हमें जो आपका विज्ञान सेक्शन है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो साइंस टीचिंग है, उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, उसके लिए क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको चिल्ड्रन को हेल्प करेगा ताकि वो लर्निंग टू लर्न, यानी कि वो सीखने के लिए सीखें, इस कौशल को बढ़ाने के लिए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एनसीएफ का या फिर आपका एनईपी का कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा, तो भी आप इन क्वेश्चंस में वो ऑप्शन यहाँ पे ढूंढिए जो सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पे बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में है कि एबिलिटी टू लर्न साइंटिफिक फैक्ट। यहाँ पे ये जो वैज्ञानिक तथ्य है उसको यहाँ पे सीखना, यहाँ पे लर्न करने की बात की गई है। तो देखिए लर्निंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि चीज़ें रटना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगले ऑप्शन में भी आपको याद करना, यानी कि रिकॉल करने से संबंधित बात बोली गई है, तो ये भी नहीं होगी। और लास्ट ऑप्शन में भी यहाँ पे रिकॉल करने की, याद करने की बात बोली गई है। तो ऐसा ऑप्शन जो कि आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है, वो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की जो क्षमता होती है, वो अगर आप यहाँ पे एक बच्चे के अंदर ले आओगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे सीखने के लिए यहाँ पे चीज़ों को सीखेगा, यानी कि लर्निंग टू लर्न जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका रेमेडियल टीचिंग है, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विचार बिंदु माना जाएगा, यानी कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग रेमेडियल टीचिंग। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपको रेमेडियल टीचिंग करना है, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? अगर आपको पता चल गया कि आपके बच्चों में कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो उस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए जो हम यहाँ पे टीचिंग करवाते हैं, जो शिक्षण कराते हैं, वही आपका रेमेडियल टीचिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ये है, पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल रेट ऑफ प्रोसेस, यानी कि बच्चों की एक तरीके से व्यक्तिगत दर आप प्रगति की देखिए और इन पे ध्यान दीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंस के थ्रू भी हम लोगों को पता चलेगा कि इंडिविजुअल रेट किस तरीके से बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि हम उसे अलग अलग ग्रुप में इंक्लूजन कर दें। देखिए ग्रुप में इंक्लूजन करके यहाँ पे रेमेडी नहीं हो सकती। इसके अलावा पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करके समापन करके भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न को देख के भी फायदा नहीं होगा। अगर आपको रेमेडियल टीचिंग देनी है तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस रेट आपको देखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत दर बच्चे का जो प्रगति का है वो आपका किस तरीके से बढ़ रहा है। हमें इस चीज पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन रीजन का लिया हुआ है, जिसके अंदर हमें एक असर्शन और एक रीजन यहाँ पे उसका जो कथन कारण है वो दे रखा है। तो देखिए असर्शन क्या है, अ टीचर शुड टीच ईच साइंस कॉन्सेप्ट अज्यूमिंग स्टूडेंट नो नथिंग, यानी कि जो शिक्षक होती है, शिक्षक को प्रत्येक वैज्ञानिक संकल्पना इस तरीके से पढ़ानी चाहिए कि वो ये मान के चले कि बच्चे कुछ भी नहीं जानते। तो देखिए यहाँ पे तो एक तरीके से बच्चों को ही नकारात्मक चीज़ों की तरह ले लिया है। बच्चों का प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैटर करता है। तो इस हिसाब से असर्शन तो गलत दे रखा है।
जो अभिकथन है वो तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि साइंस इज अ एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, यानी कि विज्ञान एक अमूर्त विषय है, और यहाँ पे बोल रखा है विथ नो इंटरकनेक्शन बिटवीन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, और जो वैज्ञानिक संकल्पनाएं होती हैं उसका कोई भी स्पष्ट यहाँ पे उदाहरण नहीं है। तो देखिए नो क्लियरेंस करेक्शन की वजह से यहाँ पे बोल रखा है कि कोई भी कनेक्शन नहीं होता, तो ये तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, 2 से 3 दिन पहले, आपको असर्शन रीजन की भी एक वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको असर्शन और रीजन के बीच में पहले तो ये देखना है कि दोनों सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो वो तो वहीं पे क्वेश्चन आपका रुक जाएगा। अगर सही है तो दोनों के बीच में लिंक बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे तो असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, तो यहाँ पे दोनों ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप यहाँ पे बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर है, यहाँ पे जो आपके वैज्ञानिक स्वरूप है, इसके लिए सबसे आवश्यक घटक कौन से होंगे। तो देखिए खुली सोच यानी कि ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए। इसके अलावा स्क्रिप्टिज्म जो होता है ये आपका डाउट बताता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं मानते, हम हर चीज़ में यहाँ पे एक तरीके से डाउटफुल रहते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम इस तरीके से थॉट रखते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में क्रॉस चेक करना चाहेंगे, तो ये दोनों ही आपका माना जाएगा यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने वाले यहाँ पे घटक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ये कंपोनेंट। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने ये वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे बोल रखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सही वाक्यों का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है साइंस इज ऑल अबाउट एग्जामिनेशन, यानी कि विज्ञान यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि विज्ञान क्या है, पूरी तरीके से सिर्फ यहाँ पे प्रयोग है। तो ये यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओनली की वजह से लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें केवल आपको ऐसा शब्द मिल जाए या सिर्फ ऐसा शब्द मिल जाए वो तो वैसे ही गलत है, उनको तो आप पढ़िएगा भी मत। अगले ऑप्शन में देखें तो साइंस इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, यानी कि साइंस एक प्रक्रिया है, यहाँ पे उत्पाद नहीं है। साइंस के प्रोडक्ट होते हैं, साइंस का डेली लाइफ एप्लीकेशन होता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन साइंस इज अ ब्लेंड ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन, साइंस के अंदर तर्क भी होता है, कल्पना भी होती है, ये इन दोनों का मिश्रण है, ये यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर आपको एक लोकतांत्रिक वैज्ञानिक शिक्षण अधिगम कराना है तो इनमें से क्या इसका परिवेश नहीं होना चाहिए। तो देखिए नहीं वाले ऑप्शन को आपको देखना है, तो आपको एक्सपीरियंस तो शेयर करना है, शेयरिंग यहाँ पे सही होता है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि आप जो विविधता होती है इसका सम्मान करेंगे, तो देखिए नॉट वाले ऑप्शन को देखना है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और अगले में लास्ट में है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे, ये भी पॉजिटिव सेंस में है। तो देखिए टीचर अथॉरिटी में होगी, यानी कि यहाँ पे शिक्षक का प्रभुत्व होगा, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में जाता है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर क्लासरूम होगी, ये हमें नहीं करना। अगर हमें डेमोक्रेटिक साइंस टीचिंग करनी है, यानी कि लोकतांत्रिक विज्ञान शिक्षण करना है, तो टीचर का यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे रोल होगा कि वो बच्चों को गाइड करे, ना कि उनके अंदर सारी अथॉरिटी आ जाए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंटिफिक एटीट्यूड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निम्न में से किससे आपका संबंध रखता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो मेमोराइज वाला तो वैसे ही गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है विलिंगनेस टू स्पेंड मोर टाइम इन लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला में अधिक समय व्यतीत करना, ये भी यहाँ पे इतना कुछ नहीं बैठ रहा। इसके अलावा अगर हम दो ऑप्शन को देखें तो पहले में बोल रखा है कि इसमें आपको कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशन पता चलता है, यानी कि प्रभाव और यहाँ पे जो आपके सार होते हैं इनके बीच में आपको यहाँ पे संबंध पता चलता है किसी भी चीज़ का, तो ये यहाँ पे सही हो सकता है। और सेकेंड ऑप्शन में है विलिंगनेस टू पुट इन अ हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत करना यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए साइंटिफिक एटीट्यूड आपको कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है साइंस के अंदर, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा आपका डाइवर्जेंट, यानी कि जो अपसारी प्रश्न होते हैं इनके लिए यहाँ पे सही माना जाएगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग आपका जो
प्रमोट करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये इंडिविजुअल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में। इसके अलावा यहाँ पे अगला है देयर आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये यहाँ पे इतना सही नहीं है। जो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऑल द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल एम ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा निम्न सभी वैज्ञानिक शिक्षण अधिगम के लिए स्वीकार्य उद्देश्य है। तो आपको कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। तो देखिए, साइंस के अंदर हम सबसे पहले साइंटिफिक टेम्पर तो डेवलप करना चाहेंगे, यानी कि वैज्ञानिक सोच का विकसित करना चाहेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ओपन माइंडेडनेस यानी कि खुली सोच का विचार एक तरीके से ये होना चाहिए। रिसर्च को प्रमोट करना ये भी होना चाहिए। क्योंकि आपको एक्सेप्ट वाला ढूंढना है, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आपका कराया था, वैज्ञानिक जांच पड़ताल कराया था, उसका क्रम यहाँ पे पूछा गया। आपको बताना है कि उसका क्रम क्या है। अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप सही से दे पाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर आपने साइंस की जो 2 घंटे की वीडियो थी वो नहीं देखी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उसको विजिट करिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।